हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट्स। स्टूडेंट, अपनी लास्ट क्लास में हमने इस यूनिट से आपका नेट एटिक्यूट्स वाला टॉपिक एक्सप्लेन करा था। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वो क्लास को अटेंड नहीं किया, प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप क्लास देख सकते हैं। और आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईटी एक्ट एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, क्या रूल कहता है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या उसमें पनिशमेंट है। इसी के साथ साथ जो हम ई डिवाइसेस आज के समय में यूज कर रहे हैं, एक समय बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ये सभी वेस्ट हो जाते हैं। तो हम उन सभी डिजिटल डिवाइसेस को, जो स्क्रैप है हमारा, उसको कैसे मैनेज करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका नाम है आईटी एक्ट एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आईटी एक्ट सन 2000 में बनाया गया था। देखते हैं इस एक्ट में, इस कानून में क्या बताया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आल्सो नोन एज आईटी एक्ट 2000, भारत सरकार के द्वारा सन 2000 में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया आईटी एक्ट 2000। इट वाज अमेंडेड इन 2008, अमेंडेड किया गया था 2008 में, यानी कि इस कानून में जो सन 2000 में बनाया गया था, इसको 2008 में संशोधित किया गया था। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द यूजर्स ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस कानून जो है, इस एक्ट के द्वारा यूजर्स को कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई गई थी, जिसमें डेटा को प्रोसेसिंग के लेकर के, डेटा के स्टोरेज को, डेटा के ट्रांसमिशन को लेकर के, इसमें कुछ यूजर्स के लिए, आम लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं, जिसमें आपकी ये जो डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसमिशन है, ये केवल और केवल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा को लेकर के है। इन मैनी इंडियन स्टेट्स there are cyber cells in police stations, there are cyber cells in police stations where one can report cyber crime। भारत के कई राज्यों में आज के समय में काफी सारे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर साइबर सेल की सुविधा उपलब्ध है। वहां पे आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट को जो है रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू ई रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। और इस एक्ट को प्रोवाइड करवाने का यूजर्स के लिए बेनिफिट ये भी है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिस में, जिसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं, इसमें भी जो उनके डिजिटल रिकॉर्ड हैं उनको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डिजिटलाइज कर सके। और यदि उन रिकॉर्ड्स के साथ कोई भी यूजर, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कोई मिसयूज करता है, तो उसके खिलाफ इस एक्ट के द्वारा कानूनी दायरे का प्रयोग करके उसको साइबर क्राइम अपराध में शामिल किया जा सके और उसको पनिशमेंट दिया जा सके। द एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज फॉर देम। अब इसके लिए अपराध करने के लिए और अपराध की सुनवाई करने के लिए, साइबर क्राइम में और उसकी अपील को और कोर्ट की सुनवाई करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसका नाम है साइबर अपील ट्रिब्यूनल। इट बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स arising from साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, साइबर अपराध के द्वारा जो भी डिस्प्यूट, जो भी गलतफहमियां, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम है साइबर अपील ट्रिब्यूनल। इसको शॉर्ट में CAT भी बोलते हैं। सच एज टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, किस टाइप के वहां पे इंफॉर्मेशन और अपराध का डिस्प्यूट्स का निपटारा किया जा सकता है, किस कंप्यूटर को टारगेट बना के या किस सोर्स को टारगेट बना के आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग करी है। हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम, किस सिस्टम को आपने, कंप्यूटर को हैक किया। यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, किस व्यक्ति के पासवर्ड को यूज किया, क्यों यूज किया। पब्लिशिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, और
बिना किसी अदर यूजर की परमिशन के बिना आपने अगर किसी की सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक प्लेस पर पब्लिश करा है तो आपको इन सभी चीजों के वहां पे एविडेंसेस देने होंगे, और एविडेंसेस देने के बाद आपके साइबर क्राइम का पता लगने के बाद आपको बैठ करके आपको डिस्प्यूट्स का, यानी कि आपका दोनों पार्टियों का समझौता करवाने की कोशिश की जाएगी और डिस्प्यूट्स को खत्म किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 जो कानून बनाया गया था, इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ माइनर टर्म्स हैं जिनको पढ़ लेंगे हम। डिजिटल सिग्नेचर्स, दीज आर द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ ए पेपर सर्टिफिकेट। जैसे हम पेपर पर सिग्नेचर करते हैं, इसी तरीके से आपका एक डिजिटल सिग्नेचर है जो डिजिटली परफॉर्म किया जाता है। आपको एक डिस्क प्रोवाइड करवाई जाती है, जस्ट लाइक एन पेन ड्राइव, एंड यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल। अगला टॉपिक है हमारा ई वेस्ट। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब कचरा, डिजिटल कचरा। ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर यूज। ई वेस्ट, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है। इसमें वो सभी इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं और वो सभी डिवाइसेस आते हैं जो लंबे समय तक यूज हम नहीं कर रहे हैं। Hence, discarded computers, laptops, mobile phones। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण पर ई वेस्ट का कैसे प्रभाव पड़ता है। ई वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ अवर इन्वायरमेंट। ई वेस्ट जो है हमारे पर्यावरण को डिग्रेड करने में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। When e-waste is carelessly thrown or dumped in landfills or dumping grounds, certain elements or metals used in production of electronic products cause। अगला पढ़ेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जीवित प्राणियों, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं और चाहे प्लांट्स हैं, सभी जीवित प्राणियों पर, लिविंग थिंग्स पर ई वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। One of the most widely used metals in e-devices is lead। lead जो ई डिवाइसेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेटल है और जो पर्यावरण को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है वो है लेड। आगे पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। जब हमें इन सब चीजों का ई वेस्ट में करना है तो ई वेस्ट को कैसे मैनेज करें। फिजिबल मेथड्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। इस ई वेस्ट को मैनेज करने के यहाँ पे आपको 3 मेथड्स बताए गए हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। दीज मेथड्स आर आल्सो नोन एज 3R सिस्टम। रिड्यूस यानी कम से कम रिड्यूस करें। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट बाय परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ओनली अकॉर्डिंग टू अवर। आगे पढ़ेंगे हम ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के भारत सरकार ने क्या पॉलिसीज बना रखी है और इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इन इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज बीन पास्ड टू पनिश पीपल रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन बाय पेइंग फॉर द डैमेज डन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। भारत सरकार के द्वारा 1986 में 1986 में एक कानून बनाया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। गाइडलाइंस क्या क्या है हमारे लिए, तो इन गाइडलाइंस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हम यहाँ पे नुकसान के बारे में पढ़ा वो हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन विच में भी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविजन, गेमिंग कंसोल, म्यूजिक और साउंड डिवाइसेस। आज के समय में हम ज्यादातर समय अपना मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी ई गैजेट और लास्ट में आता है आपका कि हम कैसे इसको बैठना चाहिए। बेड पोस्टर, बैकेट्स, नेक एंड शोल्डर पेन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अरेंजिंग द वर्क स्पेस एज रिकमेंडेड बाय द एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स के द्वारा जैसे कि आपको रिकमेंडेड किया गया है कि आपको किस तरीके से ई डिवाइसेस पर, कंप्यूटर पर कैसे बैठ के वर्क करना चाहिए, किस टाइप का आपका फर्नीचर होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में मैंने आपको शो भी कराया
कि आपके जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जिस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका जो बैक एंगल है और जो नी एंगल है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आपकी चेयर किस प्रकार की होनी चाहिए, टेबल किस प्रकार की, व्यूइंग एंगल कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये आपको सब यहाँ पे बताया गया। टेबल के और लेग के बीच में कितना ये सब आपको मेंटेन करना है एज रिकमेंडेड बाय द ergonomics to work comfortably and not face any difficulties if you work long time on the e-device or e-gadgets. Stress, physical fatigue, and obesity are the other related impacts on the body which may face if one spends too much time using digital device. यदि कोई भी व्यक्ति डिजिटल डिवाइस का लंबे समय तक प्रयोग कर रहा है और इकोनॉमिक्स के द्वारा जो पोस्टर आपको बताया गया उसको रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको तनाव हो सकता है, आपका शारीरिक विकार हो सकता है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां आपको आ सकती हैं। स्टूडेंट